अकेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। साथियों, मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं तेनाली रामन की बुद्धिवर्धक चंद कहानियां। आज की कहानी है परेशानियों की पोटली। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत मशहूर था। तीर्थ यात्री दूर दूर से भगवान के दर्शन व प्रसाद चढ़ाने आते थे। मंदिर के बाहर छोटी छोटी दुकानें बनी थी, जहां दुकानों पर फूल, अगरबत्ती, मिठाइयाँ, नारियल आदि प्रसाद का सामान मिलता था। एक दुकान पर बूढ़ी अम्मा बैठती थी जो फूल बेचती थी। एक दिन 4 तीर्थ यात्री मंदिर में दर्शन के लिए आए। वे किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे। उन्होंने बूढ़ी अम्मा को देखा तो उन्हें लगा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। वे उसके पास गए और नमस्कार कर बोले, अम्मा, हम यहाँ परदेशी हैं। हम मंदिर में पूजा करना चाहते हैं। क्या हम अपनी पोटली आपके पास छोड़कर जा सकते हैं? अम्मा ने पोटली की सार संभाल करने की हामी भर दी। वे लोग अपनी पोटली वहीं रखकर मंदिर में चले गए। कुछ ही देर में उन चारों में से एक दोस्त आया और अपनी पोटली मांगी। अम्मा ने पूछा, तुम्हारे बाकी दोस्त नहीं आए? वे तीनों पिछले दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, उस युवक ने कहा। अम्मा ने उसे पोटली पकड़ा दी और वो भीड़ में गुम हो गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद तीनों दोस्त आकर बोले, अम्मा, हमारी पोटली दे दो। बेटा, वो तो तुम्हारा चौथा दोस्त आकर ले गया। क्या वो तुम्हें नहीं मिला? अम्मा बोली। है, क्या तुमने उसे पोटली दे दी? हमने तुम पर भरोसा करके अपना सामान रखवाया था। तुमने उसे चोरी करने में मदद की। वो हमारी पोटली लेकर भाग गया। वे तीनों अम्मा को दोषी ठहराने लगे। अम्मा ने अपनी सफाई दी, पर उन्होंने अम्मा की एक भी बात नहीं सुनी। अम्मा रोने लगी। उनके आसपास भीड़ जमा हो गई थी। किसी ने राय दी कि इस मामले को दरबार में ले जाना चाहिए। अम्मा जोर जोर से रो रही थी और वे तीनों लड़ने पर उतारू थे। अरे, ये नवयुवक तो अम्मा से बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा है। अम्मा बहुत ही ईमानदार है। ये किसी को चोरी करने में मदद नहीं कर सकती। हम इसे कई सालों से जानते हैं, एक दुकानदार ने कहा। एक युवक ने चिल्लाकर कहा, ये बात है तो तुम हमारा सामान लौटा दो और अम्मा का पक्ष लेना बंद करो। जब महाराज ने दरबार में सारा मामला सुना तो उन्होंने तेनाली को बुलाकर कहा, तेनाली, अब सारा मामला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें ही देखना है कि इस मामले में सही न्याय हो। तेनाली ने बूढ़ी अम्मा का विरोध और तीनों युवकों की सारी बात सुनी। वे जान गए कि बूढ़ी अम्मा का इसमें कोई दोष नहीं था। उसने तो उस युवक को ही पोटली दी थी जो सामान रखवाते समय उनके साथ था। वे बोले, अम्मा, बात तो बहुत सीधी साधी है। तुम्हें इनकी पोटली वापस करनी होगी। नौजवानों, आप जाकर अपने चौथे दोस्त को ले आओ। आप चारों ने ही अम्मा को पोटली दी थी। अब अम्मा पोटली तभी वापस करेगी जब आप चारों एक साथ पोटली लेने आएंगे। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा ने चैन की सांस ली और तेनाली को दुआएं देती हुई घर लौट गई। तीनों युवक अपना माथा पीटते हुए वापस चले गए। तेनाली ने एक पल में उनकी कमी को सबके सामने उजागर कर दिया था। लंबी आयु देने वाला फल। विजयनगर एक संपन्न राज्य था। इसके व्यापारी पुर्तगाल, चीन, श्रीलंका व मध्य एशिया आदि देशों में व्यापार करते थे। व्यापार और वाणिज्य दूर दूर तक फैला था और राज्य में धन की कमी नहीं थी। महाराज और दूसरे देश के राजाओं के बीच महंगे उपहारों का आदान प्रदान होता रहता था। एक बार राजा कृष्णदेव राय को चीन के सम्राट की ओर से आड़ू के फलों का टोकरा उपहार में भेजा गया। ये फल विजयनगर में नहीं उगता था।
सम्राट ने संदेश में कहलवाया था कि ये फल बहुत ही दुर्लभ गुण वाला होता है। ये लंबी आयु प्रदान करने वाला फल है। महाराज के सामने बड़े से बक्से में से फल निकाले गए। फलों के बक्से देखकर सबके मुंह में पानी भर आ रहा था। उनमें चमचमाते फल खुद ही बता रहे थे कि वे कितने रसीले होंगे। सभी उन अणुओं को ललचाई नजरों से ताक रहे थे और उनका स्वाद लेना चाहते थे, पर यह संभव नहीं था। वो उपहार तो राजा के लिए था। जब तक महाराज उसे चख न ले तब तक कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था। तेनालीरामन भी फल के जादू से बच नहीं सके। फल को चखने की इच्छा में वे ये भी भूल गए कि वे फल तो पहले महाराज ने चखने थे। वे आगे आए और एक फल उठाकर तपाक से मुंह में रख लिया। फल का रस उनके मुंह में घुलने लगा। दरबारियों ने हैरानी से तेनाली को देखा और फिर महाराज को देखा, जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अब तो सबको यकीन हो गया कि तेनाली के सिर पर मुसीबत आने वाली है, बड़ी भारी मुसीबत। तेनालीरामन महाराज गरजे और अचानक तेनाली को एहसास हुआ कि वे ये क्या कर बैठे। उनका ये अपराध माफ करने लायक नहीं था। ये तो महाराज के लिए उपहार था। वे उसे महाराज के चखने से पहले ही उठाकर खा गए। इससे भी बदतर बात यह रही कि उन्होंने उस फल को खाने के लिए महाराज से इजाजत तक नहीं ली। वे तो सचमुच बड़ी परेशानी में फंसने जा रहे थे। उन्होंने शर्मसार होकर अपना सिर झुकाया और चुपचाप खड़े हो गए। महाराज आग उगल रहे थे। रमन, तुमने मेरे उपहार को छूने का साहस कैसे किया? मैं ऐसे बर्ताव को क्षमा नहीं कर सकता। सैनिकों, इसे यहां से ले जाओ और मौत के घाट उतार दो। सिपाहियों ने उसी समय तेनाली को बंदी बना लिया। तेनाली को झट से कोई न कोई उपाय करना था ताकि अपनी जान बचाई जा सके। वे जोर जोर से रोने लगे। चीन का सम्राट झूठ बोलता है। उसने कहा है कि इस फल को खाने से आयु लंबी होती है। मैंने तो एक ही टुकड़ा खाया था और मेरी मौत का फरमान आ गया। महाराज, विनती करता हूं, आप इस फल को कभी मत खाना। यह सुनकर महाराज की हंसी छूट गई और उन्होंने सिपाहियों से कहा कि वे तेनाली को छोड़ दें। तेनाली बोले, महाराज, दरअसल इस फल का स्वाद और खुशबू इतने अच्छे हैं कि इसे देखकर रहा नहीं गया। वैसे तो मैं आपके दरबार के सभी अदब और कायदे जानता हूं और महाराज की शान में गुस्ताखी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, किंतु आज इन फलों को देख मेरा ईमान भी डोल गया और मैं ऐसी भूल कर बैठा। बेशक इन फलों पर आपका अधिकार है। हम लोग हैं, हमारे भाग्य में ऐसे दुर्लभ फलों के स्वाद नहीं होता। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब उन्हें कोई बात समझ आ जाती थी तो वे अपनी भूल सुधारने में देर नहीं लगाते थे। वे बोले, तेनाली, हमारे साथ तुम सब लोग भी खास हो। हम सब मिलकर इस फलों का स्वाद लेंगे। फिर महाराज ने सभी दरबारियों के साथ मिलकर फलों का स्वाद लिया। डाकू के पैर का अंगूठा। तेनालीरामन के पास तरह तरह के किस्सों का अनूठा भंडार था, जिन्हें वे किसी भी अवसर पर सुना सकते थे। कई बार उनके किस्से ज्ञान का भंडार होते और कई बार वे केवल मजाकिया बातें सुनाते। एक दिन वे राज्य के दूसरे कोने से हम्पी वापस आ रहे थे। तेनालीरामन को रास्ते में कुछ सैनिक मिले। उन्होंने रात के लिए जंगल में डेरा डाल रखा था। तेनाली भी उनके पास ठहर गए। उन्होंने सर्दी से बचाव के लिए आग जला रखी थी। रात गहराने लगी तो सभी सर्दी से बचाव के लिए आग के आसपास घेरा बनाकर बैठ गए। सभी सिपाही अपनी अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। हर सैनिक के पास किसी न किसी युद्ध से जुड़े रोचक किस्से थे। उन्होंने तय किया कि वे समय बिताने और मन बहलाने के लिए अपनी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाएंगे। एक बूढ़े सैनिक ने बताया कि उसने एक लड़ाई के दौरान दुश्मन के 10 सिपाही मार गिराए थे।
फिर एक मोटे से सिपाही ने बताया कि कैसे उसकी वजह से उसकी सेना ने एक किले पर कब्जा करने में कामयाबी पाई। उसने अकेले ही सारी टुकड़ी को काबू कर लिया। इसके बाद एक छोटे पर मजबूत काठी के सैनिक की बारी आई। उसने बताया कि किस तरह उसे दुश्मन के सिपाहियों ने पकड़ लिया था और उसे कई माह तक जेल में बंद रखा गया। रात बढ़ती जा रही थी पर उनके किस्से खत्म होने में नहीं आ रहे थे। अंत में जब सारे सिपाही अपने मन की बात कह चुके तो उनका ध्यान तेनाली की ओर गया। तेनाली बड़े आराम से सबकी बातें सुन रहे थे। उनमें से एक सिपाही ने कहा, श्रीमान, हम जानते हैं कि आप कोई सिपाही नहीं हैं, इसलिए आपसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप हमें अपनी बहादुरी का कोई किस्सा सुनाएंगे। ये सुनकर बाकी सभी हंसने लगे। अरे भले ही मैं सिपाही नहीं हूं, पर अपनी बहादुरी का किस्सा तो मैं भी सुना सकता हूं, तेनाली बोले। तो देर किस बात की, झट से सुना दीजिए, एक सिपाही ने कहा। जिस तरह मैं आज हम्पी लौट रहा हूं, ऐसे ही एक बार मैं हम्पी वापस आ रहा था। रात का समय था। मैंने देखा कि एक बड़ा सा तंबू लगा हुआ है। मुझे लगा कि वहां रात बिताई जा सकती है। मैंने आगे जाकर उसका पर्दा हिलाया और आवाज दी। वहां से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं और पास गया और अंदर झांका तो हैरान रह गया। वहां तो एक लंबे कद का आदमी लेटा हुआ था। आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो मैं थोड़ा और पास गया। तब मुझे पता चला कि वो तो एक जाना माना डाकू था। उसने तो न जाने कितने गांव में लूटपाट मचाकर लोगों की जान ली थी। मैंने अपनी तलवार निकाली और उसके पैर का अंगूठा काट दिया। इसके बाद मैं वहां से चला आया। सिपाहियों के बीच खुसुर पुसुर होने लगी। एक बूढ़े सिपाही ने कहा, अगर आपने उस अंगूठे को पहचान ही लिया था तो उसकी गर्दन काटने की बजाय पैर का अंगूठा क्यों काटा? तेनाली आह भर कर बोले, मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो काम तो पहले से ही किसी और ने कर रखा था। उस आदमी का कटा हुआ सिर भी उसी तंबू में रखा था। एक पल के लिए सबके बीच गहरा सन्नाटा छा गया और फिर सारे बहुत देर तक हंसते रहे। एक दामी चूजा। मुर्गे की एक दुकान के बाहर भारी भीड़ लगी थी। वहां से शोर सुनाई दे रहा था। तेनाली रमन भी वहीं से निकल रहे थे। उन्हें लगा कि शायद लोग आपस में झगड़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे भी देखें कि कहीं किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है। दुकान का मालिक एक गरीब किसान पर चिल्ला रहा था, जिसके कारण उसका चूजा मारा गया। किसान लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, श्रीमान, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये एक दुर्घटना थी। तेनाली रमन ने किसी से पूछा तो पता चला कि किसान अपने सर पर भारी बोझ लाद कर आ रहा था। अचानक उसका पांव फिसला और बोरी एक मुर्गे के बच्चे पर जा गिरी। उसके नीचे दबने से चूजा मारा गया। अब मालिक चूजे के लिए किसान से 50 सिक्के मांग रहा था। किसान ने कहा, श्रीमान, उस चूजे की कीमत तो 5 सिक्के थी। 2 ही साल में मेरा चूजा एक सुंदर पक्षी बन जाता, फिर वो 50 में बिकता। तुमने उसे मार डाला। दुकान का मालिक चिल्लाया और किसान को गर्दन से पकड़ लिया। अचानक भीड़ में से किसी ने तेनाली रमन को पहचान लिया। उसने उन्हें आगे आने का स्थान दिया और उनसे आग्रह किया कि वे उन दोनों का झगड़ा निपटा दें। तेनाली आगे आए तो उन दोनों ने अपनी बात उनके सामने रखी। मेरे हिसाब से तो किसान को 50 सिक्के देने चाहिए। जो भी हो, किसान की लापरवाही के कारण ही चूजे की जान गई है, तेनाली बोले। यह सुनकर दुकान के मालिक की खुशी का ठिकाना न रहा। बैठे बिठाए एक चूजे के लिए 50 सिक्के मिलने जा रहे थे। बेचारे किसान की हालत देखने लायक थी। सारी भीड़ भी ये देखकर हैरान थी कि तेनाली रमन ने ये कैसा न्याय किया है। वे सोच रहे थे कि तेनाली ने ऐसा अन्याय क्यों किया।
तभी तेनाली दुकान के मालिक से बोले, अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई। तुम्हारा चूजा 1 साल में कितना अनाज खा लेता? जी श्रीमान, लगभग आधा बोरा तो खा ही लेता। दुकान के मालिक ने कहा। इसका मतलब हुआ कि 2 साल में तुम्हारा चूजा कम से कम 1 बोरा अनाज तो खा ही लेता। अब तो तुम्हें इस किसान को 1 बोरा अनाज के पैसे देने चाहिए। इसके कारण चूजा मर गया और तुम्हारे अनाज की बचत हो गई। ये तुम्हें उस चूजे के लिए 50 सिक्के दे देगा। दुकान के मालिक के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। 1 बोरा अनाज, बेशक उसकी कीमत 50 सिक्के से कहीं ज्यादा थी, लेकिन वो जानता था तेनाली ने उसकी चाल नाकाम कर दी थी। भीड़ बहुत खुश हो गई। ये असली न्याय हुआ था। किसान ने चूजे की कीमत के 50 सिक्के दिए और दुकान के मालिक ने कोई बहस किए बिना न्याय को मान लिया। तेनाली अपना काम निपटाने के बाद दरबार की ओर चल दिए। सारी भीड़ वाह वाह कर उठी। तेनाली ने एक ही पल में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। किसान ने उन्हें मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया। अगर तेनाली उनके मामले को न निपटाते तो निश्चित रूप से किसान दुकान के मालिक की चालबाजी का शिकार हो जाता। सपनों का महल। महाराज कृष्णदेव राय गहरी नींद में थे। नींद के दौरान भी उनके चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी। वे बहुत सुंदर सपना देख रहे थे। उन्होंने सपने में एक बहुत ही सुंदर व जगमगाता महल देखा जो हवा में तैर रहा था। महल में सब कुछ बहुत ही सुंदर और आलीशान था। ऐसा लगता था मानो देवताओं ने उस महल की रचना की हो। महल का एक एक कोना भीनी सी खुशबू से महक रहा था। उसके भीतर जाते ही ऐसा लगता था मानो किसी अनोखी दुनिया में आ गए हो। वे उठे तो सपने की यादें अभी ताजा थी और उनका मन प्रसन्न हो उठा। उन्होंने अपने दरबार में मंत्रियों, वास्तुकारों, शिल्पियों व निर्माण कार्य करने वालों को अपने महल के नक्शे के बारे में बताया। वे चाहते थे कि उनके लिए वैसा ही एक महल तैयार किया जाए। सब लोगों को वैसे ही महल का नक्शा तैयार करने का आदेश दिया गया। सपनों के महल का सबसे अच्छा नमूना तैयार करने वाले के लिए भारी इनाम की घोषणा की गई। वास्तुकार, शिल्पी, मूर्तिकार व कलाकार आदि आनंदित हो उठे। मंत्री कुछ बोल नहीं सकते थे, पर वे जानते थे कि महाराज का ये अभियान राजकोष को खाली कर देगा। यदि सारा पैसा यहीं लगा दिया तो वे राजकाज कैसे चलाएंगे? परंतु उनमें इतना साहस न था कि वे महाराज के आगे अपना मुंह खोल सके। उन्होंने आपस में सलाह की और अंत में तय किया गया कि वे तेनाली रामन की मदद लेंगे। तेनाली ने सारी बात जानने के बाद कहा, आप लोग मुझे कुछ दिन का समय दें, इसके बाद हम दोबारा बात करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कोई न कोई उपाय निकाल ही लेंगे। मैं समझ सकता हूं कि यह स्थिति कितनी आपातकालीन है। अगर हमने महाराज को सही समय पर चेतावनी नहीं दी तो हमारे साथ साथ हमारे सारे राज्य को भी इसका नतीजा भुगतना होगा। उनका आश्वासन पाने के बाद दरबारी वापस लौट गए। कुछ ही दिन बाद दरबार में एक बूढ़ा आदमी दौड़ा दौड़ा आया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। महाराज ने हैरानी से पूछा, कौन हो भाई? इस तरह दरबार में रोते हुए क्यों आए हो? प्रणाम महाराज, मेरा नाम त्रिविक्रम है। मैं पास ही के गांव में रहता हूं। मुझे इस राज्य ने लूट लिया है। मेरा सारा सामान लूट कर ले गए। राज्य ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी पत्नी और बच्चे अब सड़क पर आ गए हैं। महाराज, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। महाराज ने गुस्से से कहा, मुझे उन भ्रष्ट अधिकारियों के नाम बताओ जिन्होंने तुम्हें लूटा है। महाराज, अधिकारियों के साथ? हां हां बोलो, चुप क्यों हो गए? महाराज ने पूछा। वो आदमी डर गया, परंतु जब महाराज ने बार बार बिना किसी भय के बोलने को कहा तो वो बोला, महाराज, मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि अधिकारियों ने मेरी सारी संपत्ति लूट ली और आप उनका नेतृत्व कर रहे थे।
मेरा सारा धन एक संदूक में था। आपने दरबानों से कहा कि वे उस संदूक को उठाकर महल ले चले। तुमने सपना देखा था, ये एक सपना था, तो तुमने इसे सच कैसे मान लिया? महाराज ने पूछा। जी महाराज, मुझे लगा कि जब आपके सपनों वाले महल की बात सच हो सकती है तो शायद मेरा ये डरावना सपना भी सच हो सकता है। आप भी तो अपने सपने में विश्वास करते हैं ना? बूढ़े ने बड़ी विनम्रता से कहा। अचानक ही महाराज को समझ आ गया कि वे अपने सपनों के पीछे भागकर कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। उनको देखते ही देखते बूढ़ा अपने असली वेश में आ गया। ये तो तेनालीरामन खड़े थे। महाराज बोले, नए महल को बनवाने से जुड़ी हर योजना बंद कर दी जाए। सारे मंत्रियों ने राहत की सांस ली। राजकोष खाली होने से बच गया था। राजा का आहार। राजा कृष्णदेव राय दिन प्रतिदिन बहुत मोटे होते जा रहे थे। वे हर तरह का भोजन करते और व्यायाम बिल्कुल न करते। दरबारी और मंत्रियों को उनकी चिंता होने लगी थी। महाराज कितने चुस्त हुआ करते थे। वे रोज घुड़सवारी करते थे, तलवारबाजी का अभ्यास करते थे, राज्य का दौरा करते थे और सैनिकों का नेतृत्व करते थे। अगर उन्हें कोई सिपाही मोटा या थुलथुल दिखाई देता तो वे उसे बहुत डांटते थे। अब वे ऐसा जीवन जी रहे हैं कि उन्हें हिलना भी मुश्किल लगता है। हम क्या कर सकते हैं? वे सभी आपस में खुसर फुसर करते। एक मंत्री ने सलाह दी कि महाराज को सलाह देने के लिए चिकित्सकों और हकीमों को बुलाया जाए। जब हकीम ने आकर महाराज को कहा कि उन्हें अपने भोजन की मात्रा घटानी चाहिए और थोड़ी कसरत भी करनी चाहिए, तो ये सुनकर महाराज को और भी गुस्सा आ गया। जब भी कोई उन्हें सलाह देता तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। उन्होंने ऐलान करवा दिया कि वे अपना मोटापा कम करने के लिए कोई आसान सा उपाय चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए एक शर्त रख दी कि जिसकी भी सलाह बेअसर रही वे उसका सिर कलम करवा देंगे। सभी राजा से डरते थे और अब तो वे और भी दूर से बात करने लगे। किसी में इतना साहस न था कि वो महाराज को सलाह दे सके। वे तेनालीरामन के पास गए और उनसे विनती की कि वे महाराज की मदद का कोई उपाय तलाशें। कुछ ही दिन बाद दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने दरबार से कहा कि महाराज के पास जीने के लिए केवल एक ही माह बचा है। ये सुनकर तो महाराज आग बबूला हो गए। उन्होंने झट से ज्योतिषी को कैद में बंद करवा दिया। इसे 1 माह तक वहीं रहने दो, वे बोले। दरअसल वे देखना चाहते थे कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच थी या झूठ। उन्हें बहुत गुस्सा आया हुआ था। उसने ऐसा कहने का साहस कैसे किया? बेचारा ज्योतिषी भी कैद खाने में बैठा यही सोच रहा था कि माह के अंत में उसके साथ क्या होगा। 1 माह बीत गया और महाराज अब भी भले चंगे थे। केवल उन्हें भूख लगनी बंद हो गई थी और वे परेशानी व चिंता के कारण यहाँ से वहाँ चक्कर काटते दिखाई देते थे। पर जब उन्होंने पाया कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत निकली तो उन्होंने उसे तुरंत दरबार में बुलवाया। तो ज्योतिषी महाराज, मैं तो आपके सामने जीता जागता खड़ा हूं। अब तो आपके सिर कटने की बारी आ गई है। ठीक कहा ना मैंने? महाराज ने पूछा। महाराज, मेहरबानी करके पहले आप शीशे में अपना चेहरा देखें। यदि आपको कोई बदलाव दिखाई न दे तो आप मेरे साथ जो भी जी में आए वो कर सकते हैं, ज्योतिषी ने कहा। महाराज ने शीशे में अपने आप को गौर से देखा तो हैरान रह गए। अब वे पहले की तरह मोटे नहीं थे। महाराज को हैरानी की सीमा न रही। उन्हें तो पता ही नहीं चला कि उनका मोटापा इतना कम हो गया था। मजे की बात तो ये थी कि उन्होंने अपनी ओर से कोई उपाय भी नहीं किया था। तभी हकीम ने अपनी नकली दाढ़ी मूछ उतार कर कहा, महाराज, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, आपका शाही हकीम हूं। मुझे तेनाली ने आपको ये सलाह देने के लिए भेजा था ताकि आप आवश्यकता से अधिक भोजन करना बंद कर दें और थोड़ा
सैर पर ध्यान दे और हमारी योजना सफल रही। महाराज ने तेनालीरामन और हकीम दोनों को ही इनाम देकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। 5 या 6। तेनालीरामन का एक दोस्त था, तिरुमल। वो हम्पी में एक सराय का मालिक था। वो सराय उसके पिता की थी। इसे दक्कन सूर्यम कहते थे। तिरुमल को सराय चलाने में बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि सराय में बहुत कम लोग आते थे और उनका अपना खर्च तक नहीं निकल पा रहा था। सराय का काम चलाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। एक दिन जब वो तेनालीरामन से मिलने तो अपनी उनको वो समस्या बताई। वो सचमुच बहुत निराश हो गया था और ये सोच रहा था कि अब उसे अपनी सराय बेच देनी चाहिए। सराय बेचने के विचार से ही उसके मन को बहुत दुख होता था। तेनाली ने उसकी सारी बात बहुत आराम से सुनी। मित्र, मैं लाख चाहने पर भी सराय को नहीं चला पा रहा। ऐसा लगता है कि इसे बेच दूं ताकि परिवार का गुजारा चलाने के लिए कोई और काम शुरू किया जा सके। उसने कहा। नहीं, तुम्हें इसे बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है, तेनाली बोले। परंतु मैं इसके साथ अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तिरुमल बोला, तुम अपनी सराय का नाम बदल दो, तब ये अच्छी तरह चलेगी। तेनाली बोले, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये नाम तो कई सालों से चला आ रहा है। मेरे पिता और उनसे भी पहले उनके पिता ने इसी नाम से ये सराय चलाई थी। इसे कैसे बदल सकते हैं? तिरुमल बोला, तुम्हें सराय से प्यार है या इसके नाम से? तेनाली ने पूछा। बेशक, मुझे सराय से प्यार है। अगर सराय ही न रही तो इसका नाम लेकर क्या करूंगा? बहुत अच्छे, तो अपनी सराय का नाम बदलकर पंचवाणी रख दो। इसका मतलब होगा 5 सुर, और इसके बाद सराय के बाहर 6 घंटे लटका दो। तुम्हारी सराय चल निकलेगी। तेनाली ने सलाह दी और वहां से चले गए। 5 सुर और 6 घंटे। तिरुमल ने सोचा, ये तो कोई तुक नहीं बनी। हालांकि वो इस सलाह को समझ नहीं पा रहा था, पर उसने तय किया कि वो तेनाली की सलाह का पालन अवश्य करेगा। अगले ही दिन सराय के सामने से निकलने वाले लोगों ने देखा कि सराय का नाम बदल गया था। वहां लिखा था पंचवाणी और वहां 6 घंटे लटकाए गए थे। लगता है कि सराय वाला मूर्ख है या अनपढ़ है। नाम तो दिया है पंचवाणी और बाहर 6 घंटे लटका दिए। मुझे जाकर इसकी भूल सुधारनी चाहिए। जो भी नाम देखता वो यही सोचता, फिर वो सराय के भीतर चला जाता। वो तिरुमल को बताता कि उसने गलती कर दी है। फिर वो कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए भी ले लेते। नतीजन पहले ही दिन सराय में इतने ग्राहक आए जितने पिछले कई महीनों में नहीं आए थे। देखते ही देखते सराय चल निकली। तिरुमल सबकी बात सुनता और चुपचाप मुस्कुराकर अपना काम करता रहता। वो हमेशा ऐसा ही दिखावा करता मानो उसे पहली बार किसी दूसरे के मुंह से अपनी उस भूल का पता चल रहा हो, और फिर वो ग्राहक को धन्यवाद देता कि जैसे उसने उसकी भूल सुधार दी थी। अब तिरुमल को समझ में आया कि तेनाली की सलाह में कितना दम था। लोगों को दूसरों की भूल सुधारने में बेहद आनंद आता है। वे तिरुमल की गलती सुधारने आते और साथ ही उनका खाना पीना भी हो जाता। तिरुमल की सराय बिकने से बच गई। उसने घर जाते समय तेनाली को लाख लाख दुआएं दी, जिनके कारण उसके पुरखों की निशानी मिटने से बच गई।